राजस्थान फिल्म सीरीज़ में आज ये हमारा चौथा टेस्ट है स्प्रिंग बोर्ड का। तो इस चौथे टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इस टेस्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बाहर को हो सकता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन आए, अदरवाइज जिस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में पूछे जाते हैं कोई क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने का है। बाकी हमने प्रीवियस पेपर डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक्स का, उसके साथ में बजट सर भी डिस्कस कर लिया है। अब ये टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि पीएम स्वयं निधि योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें और ये चीज़ देख लिया करें यहाँ पे कि आपसे सही पूछ रहे हैं गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत कथन बताना है कि कौन सा गलत है। तो यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है इसका लक्ष्य देश में महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए अनुदान प्रदान करना है। तो ये बात गलत है। तो आप भी जानते होंगे। तो ये लाई कब थी ये योजना लाई थे 24 मार्च 2020 तक। देखिए क्या करना था इस योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए लाई गई थी। ये उन्हें 10,000 रुपये के मुक्त ब्याज ये कामकाजी ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए लाई गई थी। ये तो किसके लिए? ये स्ट्रीट वेंडर के लिए थी ये। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ महिला और बच्चों के लिए, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत आ गया। तो केवल इसमें जो है ये हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इसमें पहले पे दे रखा तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2020 के रिवाइज्ड एमएसएमई वर्गीकरण के अनुसार एक मध्यम श्रेणी का उद्यम वह है। देखिए अभी क्या हुआ 2020 में रिवाइज किया गया था एमएसएमई को। तो इसमें तीनों कैटेगरी में अलग अलग देखिए सुधार किया गया था। तो क्या क्या है इसमें बात कर रहा है मध्यम श्रेणी के उद्यम के बारे में। तो इसके बारे में जिसमें क्या देखिए जिसमें निवेश 50 करोड़ से अधिक नहीं हो और टर्नओवर कितना होना चाहिए पूरे साल का 250 करोड़ से कम हो, तो उसका हम कहेंगे मध्यम। ठीक है। और ऐसे ही देख लेते हैं आप सूक्ष्म किसे कहेंगे यानी कि माइक्रो। तो माइक्रो उसे कहेंगे हम माइक्रो इंडस्ट्री जिसमें अधिकतम निवेश 1 करोड़ का होता है और टर्नओवर पूरे साल का 5 करोड़ से कम रहता है। वहीं स्मॉल की देख लेते हैं। स्मॉल में निवेश की बात करें तो 10 करोड़ तक का निवेश होता है और टर्नओवर होता है 50 करोड़ तक का। वही बात करें मध्यम में, तो मध्यम में आपने देख लिया है अधिकतम कितना निवेश होता है 50 करोड़ का और यहाँ पे टर्नओवर कितना होता है 250 करोड़ रुपए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए निर्धारित किया जाता है, निर्धारित में और सिफारिश में दोनों में अंतर है। अगर बात करता है सिफारिश की तो सिफारिश करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगर बात करता है निर्धारित करने की तो निर्धारित कौन करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। क्लियर है। तो ये निर्धारित करना पूछ रहा है तो यहाँ पे इसका आंसर दूसरा आ जाता है। अगर बात करता है सिफारिश की तो ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है ये भी बताना है। तो इसके अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया गया है। यानी कि अगर दोनों को मिला टोटल करें, अगर इनका एवरेज निकालें तो 66% दोनों का मिला के हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदता है और इसे केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचता है। तो ये दोनों बातें ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चालू राजकोषीय क्रियाओं के अंतर्गत कौन सा घाटा सरकार की वास्तविक ऋणग्रस्तता को बताता है एवं महत्वपूर्ण नीतिगत मापदंडों के रूप में देश को ऋण के जाल में गिराने से बचाता है? तो क्या है? ये प्राथमिक घाटा है। चलिए नेक्स्ट है फेम इंडिया योजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने से संबंधित है। तो देखिए अगर बात करें इसके प्रथम चरण की तो प्रथम चरण 2015 से 19 तक था। द्वितीय चरण की बात करें 2019 से 22 तक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDI रिपोर्ट 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो पहला है कि HDI में भारत की रैंकिंग 2020 की तुलना में 2021 में बेहतर हुई है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बेहतर नहीं हुई है और खराब हुई है। तो दूसरा स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट में भारत का HDI मान कितना है? तो भारत का HDI मान 0.633। तो ये बात ठीक है। तो अभी कितनी हो गई है 2021-22 में घट के कितनी होगी? देखिए अब हो गई है 132। तो गिरी है कि बढ़ी है? तो गिरी है ये। तो पहला स्टेटमेंट इसमें जो है ये गलत है, यानी कि बेहतर नहीं हुई, खराब हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि FRBM अधिनियम निम्नलिखित में से किस आधार पर एस्केप क्लॉज का प्रावधान करता है? तो किस आधार पर? तो सही उत्तर का चयन करना है। एक तो करता है राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर, दूसरा करता है कृषि उत्पादन का पतन के आधार पर और तीसरा करता है राष्ट्रीय आपदा के आधार पर। यानी कि पहला दूसरा चौथा इसका आंसर है।
बाकी इसके आधार और भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, युद्ध के कार्य है, राष्ट्रीय आपदा, कृषि पतन से संबंधित से कृषि उत्पादन और आय बुरी तरह से प्रभावित हो, या फिर अप्रत्याशित राजकोषीय निहारतों के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हो। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, यह प्रतिवर्ष जारी की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, अफगानिस्तान का सबसे नाखुश देश का दर्जा दिया गया है। तो ये तीनों बातें इसमें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर अन्य बैंकें उस देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेती हैं। तो ये सही बताना है इसमें, तो ये बात ठीक है। दूसरा है, किसी राष्ट्र में गिनी गुणांक के लिए एक के मूल्य का निहितार्थ यह है कि आय वितरण में पूर्णतः समानता है। तो ये बात गलत है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट ठीक है। अगर एक मूल्य आता तो उसका मतलब है कि पूर्णतः असमानता है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। तो मांग जनित कौन सा नहीं है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, ये वृद्धि मांग जनित इसका कारण नहीं है। ये किसका है, ये फिर यही है लागत जनित का, ये है लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मुद्रास्फीति के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। गैलोपिंग मुद्रास्फीति की दर हाइपर मुद्रास्फीति से भी अधिक होती है। तो ये चीज़ गलत है। दूसरा है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति आमतौर पर विकसित देशों में देखी जाती है। तो ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो बात करते हैं, यह नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। ये बात ठीक है। दूसरा, यह आधार वर्ष से चालू वर्ष तक के वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। तो दोनों बातें ठीक है, बट इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर आपको निकालना हो तो नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देंगे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से और इंटू कर देंगे 100 से। तो इस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर निकल आती है। इसका आधार वर्ष अगर आपसे पूछे तो क्या है, इसका 2011-12 आधार वर्ष है। चलिए नेक्स्ट है, सॉरी ये क्वेश्चन ये दूसरा पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। तो कौन सा गलत है, ये बात मतलब कह रहा, तो ये तो बात ठीक है। दूसरा है कि थोक मूल्य सूचकांक में वर्तमान में 597 वस्तुएं शामिल हैं। तो ये चीज़ गलत है। कितनी वस्तुएं, 697 हैं। तो ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही को पहचानना है। तो पहला स्टेटमेंट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का भार थोक मूल्य सूचकांक से अधिक है। तो ये बात ठीक है। दूसरा, WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं शामिल करता है जैसा कि CPI करता है। तो दूसरी बात भी ठीक है। तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति माप के प्रमुख उपाय के रूप में WPI को अपनाया है। तो ये जो है RBI उपाय के रूप में WPI को अपनाता है, क्योंकि यह वस्तुओं की और सेवाओं को दोनों को समाहित करता है। तो इसमें ये तीनों बातें ठीक हैं। यहाँ पर गलती से एक इसमें लिख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी में डैश डैश प्रतिशत से डैश डैश प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। कितने से, यहाँ से 6 से 6.8 का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि नीति आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्ण गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की गंभीर आय को चिन्हित करता है। निम्नलिखित में से किस बुनियादी मानवीय आवश्यकता को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो देखिए, स्वच्छ सुविधाओं को इसमें शामिल किया जाता है, स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, बाकी सुरक्षित पेयजल को इसमें शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा, NSO के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, परीक्षण बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है। तो देखिए, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो होता क्या है कि अगर सपोज करो ये एक एग्रीकल्चर का फील्ड है, छोटा सा फील्ड है, इसमें 3 लोग लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर एक लोग को निकाल दिया गया, अब यहाँ पर केवल 2 लोग बचते हैं, सपोज करो ये 2 लोग बचते हैं, तो फिर भी इसका उत्पादन जितना पहले हो रहा था इतना ही होता। तो ये एक जो लोग यहाँ पर लगा हुआ था वो एक तरीके से परीक्षण बेरोजगार था, यानी कि उसके आने से या जाने से कोई उस पर उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसे कहते हैं परीक्षण बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है, ये अधिकतर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, ये बोल रहा, देखिए परीक्षण बेरोजगारी में आवश्यकता अधिक
संख्या में श्रमिक पहले से ही काम में लगे होते हैं, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक पहल है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान प्रणाली को रुपए एनपीसीआई की एक पहल है, तो ये बात भी ठीक है। तो दोनों बातें इसमें से ठीक हैं। चलिए आगे चलते हैं। बेसल 3 मानदंडों के तहत बैंकों को अपनी पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात कितनी ये उससे ऊपर रखनी है, तो 8% उससे ऊपर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण। ये प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के पास प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण देने का कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है। अगर किसी विदेशी बैंक की 20 से ज़्यादा यहाँ पर शाखाएँ तो उसको भी 40% कृषि क्षेत्र को देना होगा, तो ये बात पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत एमएसएमई ऋण और निर्यात ऋण शामिल होता है, तो ये बात ठीक है। तो केवल पहला इसमें गलत है। अब देख लेते हैं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में कौन कौन सा आता है। देखिए, कृषि आता है, इसमें एमएसएमई आता है, निर्यात ऋण आता है, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी निविदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि बचत या चालू खाते पर आरित चेक वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर नहीं है, तो ये बात ठीक है। दूसरा है करेंसी नोट और सिक्के फिएट मनी है, तो दोनों बातें ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पर्यवेक्षण और वित्तीय विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा, ये आरबीआई और नाबार्ड दोनों के द्वारा किया जाता है। अब ये देख लेते हैं आरआरबी में कितना किसके द्वारा इक्विटी होती है। तो ये केंद्र सरकार राज्य सरकार की प्रायोजक बैंक की, तो केंद्र की 50, राज्य की कितनी, राज्य की होती है इसमें 15 और प्रायोजक बैंक की होती है 35। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा कार्य यदि सरकार द्वारा अपना लिया गया जाए तो उसका घाटा कम हो जाएगा। तो कौन सा कार्य, तो क्या है इसमें से। तो देखिए, पहला है कि विनिवेश, दूसरा क्या है व्यय कम करना, तीसरा कर की दर बढ़ाना, चौथा सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना। तो चारों बातें इसमें से ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये बात ठीक है। मूलतः यह एक निजी स्वामित्व में था, यानी कि स्टार्टिंग में जब ये था तो ये एक निजी स्वामित्व में था, तो दोनों बातें इसमें से ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण कब होता है इसका, 1949 में। तो उसके बाद में ये पूरी तरीके से भारत सरकार के अंडर में आ गया। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए किसके द्वारा किया जाता है गठन, तो गठन होता है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर में निर्धारित करती है, ये बात ठीक है। एमसीपी को एक वर्ष में कम से कम 4 बार मिलना आवश्यक है, ये बात भी ठीक है। तीसरा, एमसीपी की बैठक के लिए गणपूर्ति 4 सदस्यीय होती है, तो ये बात भी ठीक है। तीनों बातें इसमें ठीक है, कोई भी बात गलत नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए मौद्रिक नीति समिति को प्रत्येक तिमाही पे 1 बार मिलती है, यानी साल में 4 बार मिलती है। कुल सदस्य 6 हैं इसमें, गणपूर्ति कितनी 4 सदस्यीय जरूरी है। LAF कॉरिडोर में डैश डैश है, क्या है, तो MSF दर उसकी ऊपरी सीमा के रूप में और SDF दर निचली सीमा के रूप में होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उच्च शक्ति वाली मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस को, जनता के पास मौजूद मुद्रा और सिक्के, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा राशि। तीसरा, भारत सरकार तथा द्वारा आरबीआई के पास जमा राशि। चौथा, वाणिज्यिक बैंक की तिजोरी नकदी। तो इसमें चारों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है शून्य आधारित बजटिंग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यह बजट बनाने की एक विधि है जिसमें प्रत्येक नई अवधि के लिए शून्य आधार से शुरू होने वाले सभी खर्चों को उचित ठहराया जाना चाहिए, बात ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी विशेष मंत्रालय को आवंटित अवैध धन को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने की अनुमति होती है, तो ये बात गलत है। अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होती, तो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो
तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधारी में जाता है, पहली बात ठीक है। दूसरा, नीलामियों में बाजार से संबंधित दरों पर जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियाँ आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक बनती हैं, तो दोनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के बारे में बताना है आपको। तो जो सही कथन है वो बताना है। तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, इसके निर्णय 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं, ये बात गलत है। तो निर्णय कितने लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं इसके 3/4 बहुमत से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 279 का जीएसटी परिषद से संबंधित है, तो पहला और तीसरी बात इसमें ठीक है। तो ये देखा आपने 279 का इससे संबंधित है। निर्णय कितने लिए जाते हैं, 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। केंद्र के पास बहुमत कितना 1/3 शक्ति है, जबकि राज्यों के पास 2/3 है। अध्यक्ष कौन होता है, इसका वित्त मंत्री होता है। गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जीएसटी में शामिल प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, जीएसटी में शामिल ये फिर प्रतिस्थापित नहीं किया गया किसको, पहला सीमा शुल्क, और फिर उसके बाद में वस्तुओं के उत्पादन विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क, और फिर उसके बाद में तंबाकू उत्पाद पर शुल्क, ये तीनों को शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा सही है बताना है। तो भारत में जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा की जाती है, तो पहली बात ठीक है। दूसरा, सकल मूल्यवर्धन जीबीए का मान जीडीपी के मान से हमेशा अधिक होता है, तो हमेशा तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो पहली बात स्टेटमेंट इसमें ठीक है। तो आधार वर्ष क्या है इसका, आधार वर्ष है 2011-12। चलिए नेक्स्ट है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो गलत बताना है इसमें, तो ये बात तो पहली बात तो ठीक है। दूसरी, भारत की नॉमिनल जीडीपी उसकी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में जीडीपी से अधिक है, तो ये बात गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट ठीक है। भारत की पीपी के संदर्भ में भारत की जीडीपी उसकी नॉमिनल जीडीपी से अधिक है, तो कौन सी ज़्यादा है, पीपीपी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट है। व्यय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो सही उत्तर बताना आपको। तो पहला है इसमें अंतिम घरेलू उपभोग व्यय, तो इसको शामिल किया जाना चाहिए। इसमें देखिए मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यय शामिल नहीं करते हैं, बाकी अंतिम पूंजीगत व्यय शामिल करते हैं, तो जिसमें दूसरा आएगा वो गलत हो जाएगा, तो दूसरा इसमें आया एक में ही। और उसके बाद में बेरोजगारी भत्तों पर सरकारी खर्च ये भी शामिल नहीं करते, तो पहला और तीसरा इसमें शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है। ई कॉमर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो पहला स्टेटमेंट है भारत में एफडीआई नीति में ई कॉमर्स क्षेत्र को 2 समूहों में वर्गीकृत करता है, जो मार्केट प्लस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। B2B ई कॉमर्स में 100% एफडीआई की अनुमति है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई व्यक्ति ई कॉमर्स के किस माध्यम का उपयोग करके अपना लैपटॉप OLX पर बेच सकता है, तो ये C2C यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता, तो इसका इस्तेमाल करके बेच सकता है। चलिए नेक्स्ट है। किसी कंपनी द्वारा IPO जारी करने से पहले कंपनी के द्वारा बाजार में एक सर्वे शेयर की किस्तों के निर्धारण के रूप में किया जाता है, उसे कहते हैं क्या, उसको कहते हैं बुक बिल्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं। एक साइड में लक्ष्य है, दूसरी साइड में SDG गोल है। तो जन्म कैसे में जीवन प्रत्याशा, तो कौन से SDG गोल में, ये है पहले में ही, मतलब तीसरे में। इसमें स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ग ये चौथे में, और सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय ये 8वें में है, तो ये नहीं कि ये तीनों मतलब मिलान सही है। चलिए नेक्स्ट है। मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो पहला है कॉल मनी का तात्पर्य रातों रात आधार पर धन उधार लेने या उधार देने से है, तो इसमें गलत बताना, गलत कौन सा है, तो पहली बात तो स्टेटमेंट ठीक है। नोटिस मनी 14 दिनों से अधिक की अवधि के लिए धन उधार लेने देने संबंध, 14 दिनों से अधिक नहीं 14 दिनों से कम होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें गलती बताना आपको, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कितने दिन के लिए होती है नोटिस मनी, 2 से 14 दिन की अवधि के लिए होती है, वहाँ पर स्टेटमेंट में बोल रहा था कि 14 दिन से ज़्यादा के लिए है, तो 14 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कथन यह है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, कारण क्या है, अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है, तो बातें दोनों ठीक है और व्याख्या भी सही करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलानी है, तो पहले ये तेजी में क्या होता है, बृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यावसायिक कार्यकलाप होता है। सुस्ती में क्या होता है कि धीमी गति से व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन, रोजगार में क्रम से गिरावट आती है। मंदी में क्या होता है, मंदी में अल्प रोजगार, बेरोजगार का अभूतपूर्व स्तर, आय, निष्पादन में गिरावट आती है। सुधार में क्या होता है, देखिए जो भी पॉजिटिव में उनमें सुधार होगा, मतलब अच्छा होगा, कुछ नेगेटिव में तो जाहिर सी बात है गिरावट आएगी।
तो चौथा, सुधार में मूल्य, आय, उत्पादन और रोजगार के सामान्य स्तर में ये गिरावट आएगी। तो ये चारों, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ये मैच सही है। नेक्स्ट है, किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड है उसका क्या? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा एक कथन इसमें सही है? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि FRBMA, ठीक है, तो राजकोषीय घाटे व राजस्व घाटे दोनों से संबंधित है ये। तो इसके तहत 2003 के तहत 2008-9 तक राजकोषीय घाटे को 3% होना चाहिए तथा राजस्व घाटे को 0 होना चाहिए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके FRBM एक्ट के तहत जो है किसको शून्य किया गया? तो शून्य किया गया राजस्व घाटे को, और किसको 3% तक टारगेट रखा गया था? तो इसको रखा गया था राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट को। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करती है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? अगर सपोज करो CRR को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या तात्पर्य होगा इसका? इसका तात्पर्य है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास में उधार लेने के लिए कम मुद्रा होगी, तो मार्केट में वो पैसा कम डालेंगे, जिससे क्या महंगाई पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा मार्केट में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव पर आरोपित किया जाता है, तो यह आधार प्रभाव क्या है तो बताना है। तो यह है चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की दर गणना पर विगत वर्ष की कीमतों का प्रभाव है ये। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा संरचनात्मक या फिर बॉटलनेक मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आबादी के बड़े हिस्से के उपभोग पैटर्न में बदलाव, ये इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट है, कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? ये NPCI जोड़ता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं होता? जमा इसमें शामिल नहीं होती है, अग्रिम, निवेश, कॉल मनी शामिल होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो क्या नहीं करता है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। चलिए नेक्स्ट है, बजट पारित करने के चरणों को क्रमानुसार इसमें बताना है, सेट करना है। तो पहले सबसे पहले क्या होता है? बजट की प्रस्तुति होती है, किसी भी चीज़ की पहले प्रस्तुति होगी, उसके बाद में उस पर चर्चा होती है, फिर बाद में क्या होता है? विभागीय समितियों द्वारा समीक्षा होती है, उसके बाद में अनुदान कटौती प्रस्ताव, गिलेटिन मांगों पर मतदान लास्ट में किया जाता है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सीक्वेंस ठीक है। राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया अम्ब्रेला कार्यक्रम कौन सा है जिसमें लगभग 5.5 लाख करोड़ के निवेश के लिए 80,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, राजमार्ग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है? तो इसका नाम क्या? भारतमाला परियोजना। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उत्पादन संबंध परियोजना, ये प्रोत्साहन योजना 2.0 सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ की गई है? तो ये सबसे पहले स्टार्ट की गई है IT हार्डवेयर के निर्माण क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, श्रम ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रम श्रमिक संकलित और प्रसारित किया जाता है। तो ये पहली बात ये गलत है, तो इसमें सही बताना है। इस सूचकांक का मुख्य उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के निर्धारण हेतु किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? ये प्रतिवर्ष नहीं, प्रतिमाह किया जाता है। जब ये प्रतिमाह किया जाता है आधार बार्षिक का 2016। चलिए नेक्स्ट है, 2023-24 के बजट में निम्नलिखित में से किस योजना का वित्त आवंटन सबसे अधिक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का वित्त आवंटन सबसे ज़्यादा है। कितना है इसका आवंटन? इसका है 79,590 करोड़ रुपये। वही बात करें PM किसान की तो 60,000 करोड़ है, मनरेगा में 60,000 करोड़ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 13,625 करोड़ है। तो दो में 60-60 है, तो ये भी पूछा जा सकता है, आप तीनों को इनको याद करो। नेक्स्ट है, केंद्रीय कर जिसे GST में शामिल नहीं किया गया है, तो कौन सा है? तो ये निर्यात शुल्क। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति और निर्माण कंपनी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, सत्य कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, सुनील मेहता समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था इसको। तीसरा है, इसमें सार्वजनिक बैंकों की हिस्सेदारी 51% होगी। तो ये तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा होता है कीमत लागत से, यानी कि C2 से ज़्यादा होता है। महात्मा गांधी श्रृंखला के करेंसी नोट भारत में प्रारंभ किए गए थे कब? 1996 में प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के निष्पादन को प्रदर्शित करती है। तो पहली बात ठीक है। प्रति व्यक्ति घरेलू आय किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाती है। तो जीवन स्तर को कभी नहीं दर्शाती है, उसकी वृद्धि को, आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें केवल ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है।
तो इसमें कह रहा है कि भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। तो खुशहाली में आपको ध्यान रखना है कि भारत 136 नहीं 126वें स्थान पर है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इस रिपोर्ट में फिनलैंड को सबसे अधिक खुशहाल देश का दर्जा दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो पहला गलत पूछ रहा है, तो गलत हो गया पहला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय औद्योगिक सूचकांक में सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियां कौन सी हैं? तो पहला विनिर्माण, उसके बाद में निर्माण शामिल नहीं करते हैं, उसके बाद में खनन है, फिर विद्युत है, तो पहला तीसरा चौथा इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है क्या? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको घटा देते हैं अप्रत्यक्ष कर प्लस जोड़ देते हैं इसमें अनुदान। चलिए नेक्स्ट है। YH मालेगांव कमेटी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से। इसका गठन कब हुआ था? 2010 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है। बेरोजगारी दर को परिभाषित करता है क्या? श्रमिक शक्ति के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी लागत प्रेरित स्फीति का कारक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये है आपका अनुदानों में वृद्धि। बाकी जो है आपका मजदूरी में वृद्धि, आय शुल्कों में वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, ये सारी जो है ये लागत प्रेरित स्फीति के कारक हैं। नेक्स्ट है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयोग में होता है क्या? स्थिर कीमतों में। नेक्स्ट है। बढ़ती हुई CRR का प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाता है यदि बैंक दर कम कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का अधिकतम भाग निम्न में से प्राप्त होता है किस पर? खाद्य सुरक्षा पर जाता है। कितना ये था है? 1,97,350 करोड़ रुपए। तो उसके बाद में उर्वरक पर है, बाद में LPG केरोसिन पर। चलिए नेक्स्ट है। भारत सरकार के रणनीतिक विनिवेश क्षेत्रों में सम्मिलित क्षेत्र हैं कौन कौन से? तो इसमें परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। तो इसमें तीनों बातें ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इनाम कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है इसको बताना है। तो यह कृषि उपज बाजार समिति यानी कि APMC मंडियों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पहली बात ठीक हो गई। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, तो ये बात गलत है। तीसरा, यह कृषि उत्पादों को बिक्री हेतु राष्ट्रीय व्यापी मंच प्रदान करता है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो पहली बात ठीक है। दूसरा, भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, तो उपभोक्ता भारत नहीं है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो निर्यातक भी नहीं है, केवल भारत उत्पादक है। अगर बात करें दूध का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, तो भारत जो है अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। अगर हम स्टेट की बात करें उत्पादन में स्टेट में, तो पहले नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन है? यूपी है, ये मिल्क प्रोडक्शन में। क्लियर है? क्योंकि पहले यूपी हुआ करता था, अब राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। PM कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सत्य है, इसको वहाँ पढ़ लिया करें। कोई सत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ में लॉन्च किया गया था, तो पहली बात ठीक है। दूसरा, इस योजना के माध्यम से प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित किया गया, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। इसके तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया, तो ये तीनों बातें ठीक हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित यूरिया का लाभ नहीं है? तो कौन सा लाभ नहीं है? नाइट्रोजन ये उपयोग दक्षता को कम करना नहीं, ज़्यादा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि पहले औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी डॉक्टर श्यामी प्रसाद मुखर्जी द्वारा, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, दूसरी औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, तो दूसरी बात गलत है। तीसरी औद्योगिक नीति में LPG सुधार किए गए थे, तो इसमें केवल पहला और तीसरा ठीक है। तो कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 3 श्रेणियों में बांटा गया था, वहाँ पर 4 दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है। रैंप योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है इसमें से। तो यह योजना 2022 में शुरू की गई विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है 2019 में श्री UK सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की विशेष समिति ने सबसे पहले इस योजना की सिफारिश की थी, तो दोनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है। अमेरिका के बाद भारत किस देश के साथ सर्वाधिक निर्यात करता है? तो किसके साथ में? UAE के साथ में करता है। अगर तीसरे नंबर पर बात करें, तीसरे नंबर पर फिर चाइना है। क्लियर है? अगर आयात की बात करें तो आयात चाइना सबसे ज़्यादा करता है।
नेक्स्ट है एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो नए एमएसएमई परिभाषा पूंजी निवेश और टर्नओवर के आधार पर विनिर्माण और क्षेत्रों सेवा के लिए अलग अलग है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो पहला तो ठीक है। दूसरा, मुद्रा बैंक आरबीआई के तहत स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। माइक्रो में हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, स्मॉल में 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर, मध्यम में 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर। चलिए नेक्स्ट, ये सिडबी के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022 में भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 8.4 सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रही थी। नेक्स्ट है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, यह खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा हेतु उद्योग और आंतरिक व्यापार समर्थन विभाग द्वारा स्थापित एक ई कॉमर्स मंच है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन उपभोक्ता आधार है, दूसरी बात ठीक है। इसके अंतर्गत खरीदारी और के दौरान उपभोक्ता की संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को नियंत्रित किया था, तो ये बात गलत है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गीग इकोनॉमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह एक मुक्त बाजार प्रणाली है जो नियोक्ता कर्मचारी के पारंपरिक रिश्तों पर से परे है, तो पहली बात ठीक है। गीग इकोनॉमी श्रमिकों की सुरक्षा के कोड के लिए 2020 में शामिल नहीं किया गया है, तो ये बात गलत है। तो पहला इसमें ठीक है। तो इसमें शामिल किया गया है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, पीएम गति शक्ति योजना के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन करना है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें 11 औद्योगिक गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे भी सम्मिलित हैं, जिसमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में है, तो ये दोनों बातें ठीक है, इसमें तो कोई भी गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, स्वर्णिम योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका योजना का उद्देश्य क्या है, पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए ये शाब्दिक ऋण योजना है। कितने तक का ऋण, ये 2 लाख तक का ऋण ये दिया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष कितनी ब्याज दर रखी जाएगी, 5%। चलिए नेक्स्ट, इसके लिए कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। ये आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 55, आवेदक का उद्यमी होना चाहिए। कुल परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट है, कौन सी योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का घटक नहीं है। तो कौन सी योजना नहीं है, तो ये तीनों इसके घटक हैं। कौन से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन, तो ये तीनों इसके घटक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो ये पहला स्टेटमेंट है कि यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजना है, तो बात गलत है। स्टैंड अप इंडिया किसकी, ये वित्त मंत्रालय की एक योजना है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला जिसमें आ गया उसको आप कट कर देंगे। दूसरा है, विनिर्माण सेवाओं व्यापार और आदि में ग्रीनफील्ड परियोजना उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। इसमें एज का भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ, एज न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है। तो प्रधानमंत्री यह है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, 91 क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो यह योजना बाल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया रही है, तो ये बात गलत है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसमें, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, यह समाज की गरीब परिवार की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर आंशिक अंशदायी योजना है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। तो पात्रता कितनी है, 40 वर्ष से 79 वर्ष की विधवाओं को 300 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाती है, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक की विधवाओं के लिए 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला ही स्टेटमेंट है कि यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यक्रम है, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। दूसरा है, DDU-GKY के लिए लक्षित समूह 15 से 35 वर्ष आयु के ग्रामीण युवा हैं, तो ये बात ठीक है। तीसरा है, महिला लाभार्थियों यानी कि PBTG और PWD और ट्रांसजेंडर आदि के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष है, तो ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो कौन सा मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित है ये। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो ये क्या है, ये पेंशन योजना है जिसमें विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये लाई गई है। मंत्रालय कौन सा है, वित्त मंत्रालय इन्हें लाया है इसको।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है, आपको गलत सेलेक्ट करना है। तो यह योजना 50 लाख रुपए तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करती है, तो ये बात गलत है। कितने लाख तक के? 10 लाख तक के इसमें। दूसरा स्टेटमेंट है कि योजना के तहत लाभों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तरुण श्रेणी, उसके बाद के बीच में ये तरुण कितने कह रहा है? तरुण कह रहा है कि 25 लाख से 50 लाख तक है, तो ये बात गलत है। दोनों बातें इसमें गलत हैं। तरुण कितनी है? देखिए, तरुण शिशु कितनी होती है? 50,000 रुपये तक की होती है। उसके बाद में किशोर होती है 50,000 से 5 लाख। तरुण होती है 5 लाख से 10 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है, सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो पहला है न्यूनतम निवेश 250 रुपये प्रति वर्ष होगा, परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, तो तीनों बातें इसमें ठीक है। नेक्स्ट है मिशन शक्ति से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तिकरण के लिए प्रयासों को मजबूत करना है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अटल पेंशन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसमें कितने से कितने वर्ग के आयु के लोग आते हैं, तो 18 से 40 वर्ष के आते हैं इसमें। पीएम डिवाइन योजना का पूरा नाम क्या है, तो पीएम डिवाइन का पूरा नाम है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में मिष्टी योजना खबरों में रही थी, उसका उद्देश्य क्या है। मिष्टी से देखिए एम से मैंग्रोव, तो इसका है मैंग्रोव के विकास के लिए संबंधित क्षेत्र के व्यापक रूप से पता लगाना। ये हाल ही के बजट में ये चर्चा में बहुत रही थी। नेक्स्ट है, अब ये देखिए कुछ मैथ के ओरिजिन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। अब ये कुछ मैथ के क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, वरना हमारी दूसरी टीम्स को सोल्व करा देगी, क्योंकि मैं इसके लिए सूटेबल बंदा नहीं हूँ, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका। ठीक है, आप आंसर देख लीजिए और सोल्व कर सकते हैं इसको। तो पहले इसका आंसर 101 का आंसर आपका बी, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। दूसरे का आंसर आपका सी, तीसरे का आंसर है आपका सी, चौथे का आंसर है आपका बी, और 5 का आंसर है आपका ए सी, छठे का आंसर है आपका डी, 7 का आंसर है आपका बी, 8 का आंसर है आपका नो मतलब बी, और 10 का आंसर आपका सी, 11 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये इसका आंसर है, 10 का आंसर है ए, 11 का आंसर है आपका डी, 12 का आंसर है आपका डी, 13 का आंसर है आपका बी, 14 का आंसर देख लेते हैं, 14 का आंसर है सी, 15 का आंसर है डी, 16 का बी, 17 का आंसर है आपका डी, 18 का आंसर है आपका बी, 19 का आंसर है डी। तो ये मतलब ये मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक पे ज़्यादा ही फोकस कर दे रहा है। इसमें 20 का आंसर है आपका ए। अब देख लेते हैं, अब कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से सोलर पार्क का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी यानी कि RSDCL से संबंधित नहीं है, तो किसका? फतेहगढ़ फेज 1B का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करना है, कौन सा सत्य है। तो RRECL की स्थापना 2002 में की गई थी, ये बात ठीक है। दूसरा, RRECL की स्थापना 2022 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसको। तीसरा है, इसकी स्थापना राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का विलय करके की गई थी, तो तीनों बातें इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्काई राजस्थान योजना संबंधित है किससे? ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। स्काई राजस्थान ये सौर कृषि आजीविका योजना है, PM कुसुम योजना, और कंपोनेंट सी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसान भूमि मालिकों को डेवलपर्स और सहयोग को भूमि व्यवस्था करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए लाई गई है। 30 नवंबर 2022 तक राज्य की कुल अधिष्ठित ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो इसकी थी 9450 मेगावाट। तो ये पता होना चाहिए, करंट का डाटा है। ये नहीं है, ये है 23,487, क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, यानी कि सी उसमें बी ऑप्शन ठीक है। तो मैं भी सोच रहा कि इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया है, मतलब अभी तो देखा था पिछली बार 21,000 समथिंग थी, तो अभी कितना हो गया? 23,487 हो गया है मेगावाट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है, मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई बतानी है कितनी है? तो 2,78,813 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति कब प्रभावित की गई थी? तो ये प्रभावित की गई थी 1 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है, एक तरफ तो कार्यक्रम है और दूसरी तरफ संस्था, तो इसमें असम्मिलित को पहचानना है कौन सा असम्मिलित है। तो पहले ये राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये वर्ल्ड बैंक का नहीं है, ये है एडीबी इसमें मदद कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो पहला जिसमें आएगा वो गलत होगा, मतलब आंसर ये बी सी में से नहीं होगा, पहले तुम्हें तो आंसर है ही। दूसरा संघरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे NHAI का है। तीसरा है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, ये एडीबी का, जबकि ये वर्ल्ड बैंक का है, तो पहला और तीसरा गलत है इसमें। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 13 किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितने मेगावाट है? तो कितनी है? इसमें है 1,27,750 मेगावाट। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संदर्भ में के तहत मीटर्ड वे फ्लैट रेटेड श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? तो 12,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। ये योजना कब आई थी? 2021 में आई थी, जुलाई में। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संदर्भ में कथनों में कौन सा असत्य कथन है वो बताना आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, इसका प्रकाशन वैश्विक बौद्धिक संपदा नेटवर्क द्वारा किया जाता, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा, अमेरिका प्रथम स्थान पर है, वेनेजुएला इसमें अंतिम स्थान पर है, भारत को इसमें 42वां स्थान मिला है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसे कुल 50 अद्वितीय संकेतों को शामिल किया जाता है। तो निकालता कौन है? इसका जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मासिक धर्म में अवकाश हेतु कानून पारित किया है? तो किसने किया है? स्पेन ने किया है ये। नेक्स्ट है, महंगाई राहत कैंप का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई पिटारा के संदर्भ में कौन सा कथन सही विचार करना है इसमें? तो पहला स्टेटमेंट है, यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये सभी स्कूली छात्रों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022-20 के तहत स्टार्ट की गई है। तो इसमें सभी स्कूली छात्रों को शामिल नहीं किया गया, इसमें केवल 3 से 8 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। और तीसरी बात में, इसमें सभी भाषाएं नहीं हैं, इसमें केवल 13 भाषाएं हैं, तो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में 22वां विधि आयोग कार्यरत है, ये बात ठीक है। दूसरा है, अध्यक्ष कौन है इसके? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, तो जिसमें बाध्यकारी आ रहा वो गलत है, पहला दूसरा आपका ठीक है। कार्यकाल कब तक है? 3 साल तक इसका कार्यकाल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रकाशन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, सौरमंडल के बाहर खोजे गए पृथ्वी के समान ग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया हेवन L23। नेक्स्ट है, EOC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है, तो ये बात गलत है। कौन सा गलत है? सॉरी, ये बताना है, तो ये बात ठीक है। तो दूसरा है, इसे केवल SSLV द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, तो ये बात गलत है। यह कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन में उपयोगी है, तो केवल इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पहला और तीसरा। राजस्थान के पहले विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कोटा में। चलिए नेक्स्ट है, कूड़े से जैविक गैस बनाने का देश का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? पुणे में। कूड़े और पुणे, इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका के बीच ICT पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रक्षा से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 142, चंबल रिवर फ्रंट का शुभारंभ ये शुभकर कौन सा है? तो कौन सा? क्रोको है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, राजस्थान में किस शहर में वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की शुरुआत की जाएगी? कहाँ पे? उदयपुर में की जाएगी। नेक्स्ट है, सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें देखना कौन सा सही है। तो यह एक संक्रामक बीमारी है जो रक्त से संबंधित है, ये बात गलत है पहला। दूसरा क्या है कि 2047 तक इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। तीसरा क्या है कि राजस्थान इसके निर्माण हेतु पायलट प्रयोग की शुरुआत उदयपुर और जोधपुर में की गई है, तो दूसरा और तीसरा ठीक है। तो एक ऐसी बीमारी, यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो हीमोग्लोबिन बी जीन के म्यूटेशन से होती है और 11वें क्रोमोसोम में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शहर देश का पहला नेट जीरो कार्बन टाउन बनने जा रहा है? तो कौन सा शहर है? जयपुर है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सॉरी, ये जयपुर नहीं, पुष्कर है ये जयपुर नहीं, जयपुर में कुछ और हुआ था इससे ही, लेकिन ये पुष्कर है जो अभी क्या बना है देश का पहला नेट जीरो कार्बन टाउन। कौन सा है? पुष्कर है। नेक्स्ट है, गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो इसकी राशि रखी गई है 200 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ तो उत्सव है, दूसरी तरफ स्थान है। तो पहले की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे है? ये है कोटा में। दूसरा है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। तो ये कहाँ पे? ये जोधपुर में हुआ था। तो बी का पहला एक में ही है, तो इसका आंसर आ गया। एक का चौथा हो गया कोटा। वहीं पर बात करें सुपोषित ये बचपन यो अभियान, ये कहाँ पर? धौलपुर में चला था। ये धौलपुर में चला था ये। वहीं पर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये जयपुर में हुआ। नेक्स्ट है महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? तो इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया है। कहाँ पे हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर इसने ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ अभ्यास दे रखे हैं, ऑपरेशन दे रखे हैं, और देशों के बीच में किसके बीच में? तो पहले बात करते हैं हम दस्तलिक की। तो दस्तलिक आप जानते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। वहीं पर अगर बात करें हम तर्कस की, तो तर्कस भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वहीं बात करें धर्म गार्जियन, जितने भी गार्जियन होते हैं भारत और ये जापान के बीच में होते हैं। तो आपका स्टेटमेंट ये दूसरा ये ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमने ये चौथा टेस्ट डिस्कस किया। आज से पहले हमने ऑलरेडी 2 टेस्ट डिस्कस किए हुए। पहला टेस्ट में छोड़ दिया था, तो इसमें हो सकता है तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आई हो, क्योंकि इधर से कुछ मतलब सब्जी वाले बेच रहे हैं, कुछ पानी वाले भी हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें बेची जा रही हैं। लेकिन आपको उन चीज़ों पर ध्यान न देते हुए अपने टेस्ट पर ध्यान देना, क्योंकि पेपर के में टाइम कम रह गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अब आप जो है इसी तरीके से आप कंटिन्यू लगे रहिए। आपका 100% RAS का ये फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रीलिम्स के लिए मेहनत करा रहे हैं, उसी तरीके से मेंस के लिए भी हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे आपको। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों में लिंक भी शेयर करो। चलिए ठीक है, बाय बाय।